जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज हम आप लोगों के सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बीपीएससी टीआरई 4 2024 के लिए 6 to 8 और 9 10 हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड है। आज हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के कुछ सवालात हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल बताइए, कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किस समय में फली फूली? बताइए, कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किस समय में फूली फली? ऑप्शन है कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्य के समय। बताइए, जवाब दीजिए। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय में। ठीक है, कला की गांधार शैली निम्न में से किस समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में। और इसे जो है इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। बताइए, जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जय सिंह ने। बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह। ऑप्शन डी। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह कहिए या महाराजा जय सिंह कहिए, बात बराबर ही है। तो जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने। जवाब दीजिए आप लोग। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। देखिए, 1965 में पाकिस्तानी हमले और देश में सूखे से उपजे अनाज संकट से निजात पाने के लिए और किसानों के हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बताइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर। जवाब दीजिए आप लोग। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी ने उन्हें पहली बार गुरुदेव कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने पहली बार गुरुदेव कहा था और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा श्री राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अगला सवाल। बताइए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर को, दादा भाई नौरोजी को, मदन मोहन मालवीय को, गोपाल कृष्ण गोखले को। बताइए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले
एमजी रेनाडो को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले एमजी रेनाडो को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब? साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब? 1926 में, 1928 में, 1939 में, 1942 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। देखिए, साइमन कमीशन जो है इसका गठन हुआ था 1927 में, जो लंदन में किया गया था। ठीक है, फिर 1928 में भारत में पहली बार ये आए और साइमन कमीशन का गठन जो है 1919 ईस्वी के सुधारों की जांच के लिए हुआ था। 1919 ईस्वी के सुधारों के जांच के लिए हुआ था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत में आयोग का जोरदार विरोध हुआ। इस आयोग का बहुत जोरदार तरीकों से विरोध किया गया। ठीक है, अगला सवाल बताइए, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है 1926 में, 1929 में, 1917 में, 1911 में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में, ऑप्शन बी। कांग्रेस पार्टी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। बताइए, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जो नीचे दिया गया ऑप्शन में वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन है कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से। ऑप्शन बी है जालियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन से। ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन से। बताइए, जवाब दीजिए आप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड से, जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे गए। चलिए अगला सवाल बताइए, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला सवाल बताइए, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। बताइए, इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान के अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां व सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1852, 1884, 1870, 1885।
तो ये तो बहुत इजी सवाल है, आप लोगों को सभी को पता ही होगा लगभग में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम द्वारा की गई। ठीक है, इसकी प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चलिए अगला सवाल बताइए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। जवाब दीजिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने गए या उस रूप में जाने गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, चलिए अगला सवाल। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई कहाँ? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलोर में, कोयम्बटूर में। बताइए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कौन से ईस्वी में? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कौन से ईस्वी में? बताइए, ऑप्शन है 1858 में, 1876 में, 1877 में, 1885 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 में। ठीक है, देखिए 1857 के महासंग्राम के बाद जो है 1858 के अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बना दिया गया और 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने महारानी को कैसर हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है ये पॉलिटी से है। बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तीसरा ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और अगला ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को छोड़ के सब सही है, सिर्फ ऑप्शन सी गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। ठीक है, वैसे देखिए अनुच्छेद 66(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। चलिए अगला सवाल बताइए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकते हैं? अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे अधिक से अधिक रोकी जा सकती है। ऑप्शन है 6 महीने तक, 4 महीने तक, 1 महीने तक, 14 दिनों तक।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। संविधान के अनुच्छेद 109 जो है उसमें 5वां भाग के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। चलिए अगला सवाल बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है लाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी। ठीक है, देखिए केवल धन विधेयक जो है, केवल धन विधेयक के लिए यह प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अन्य विधेयक किसी भी सभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक को छोड़कर दूसरा कोई भी विधेयक है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। ऑप्शन है इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी हैं। इसमें कोहिमा न्यायपीठ तथा इम्फाल, अगरतला और शिलोंग में सर्किट न्यायपीठ स्थापित है। चलिए अगला सवाल बताइए, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ की अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान जो है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, अगला ऑप्शन है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1958 में। बताइए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। 1951 में। ठीक है, और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। इसमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति, वृत्ति, जीविका,
तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? मतलब किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनाया गया था, कौन से संशोधन के अंतर्गत? ऑप्शन है 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। बताइए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। संविधान के 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य की संज्ञा प्रदान की गई। यह जो है भारत क्षेत्र का राज्य नहीं था। वास्तव में सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। चलिए अगला सवाल बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? 24, 20, 18, 9। सही जवाब दीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर 24, ऑप्शन ए। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है 24 अन्य न्यायाधीश नियुक्त हो सकेंगे। यह व्यवस्था 1986 के संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जगजीवन राम। बताइए, सही आंसर बताइए। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था और इसका विधिवत उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। चलिए अगला सवाल बताइए, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ऑप्शन है, इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। तीसरा ऑप्शन है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। और आखिरी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, मतलब इनमें से सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गई है। ये जो सारे देख रहे हैं, ये सारे जो हैं संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये था आज का आखिरी सवाल। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा क्वेश्चन आप लोग को लग रहा होगा कि अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन सब है, वही टीचिंग एग्जाम में घुमा फिरा कर वही पूछते हैं। ठीक है, धन्यवाद।